अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं लब आज़ाद प्रोग्राम। मैं हूं आदिल जिलानी। व्यूअर्स, आज के इस प्रोग्राम में हम इंतहाई बुनियादी मसला डिस्कस करेंगे। हमारे सिस्टम में बेहतर गवर्नेंस और बेहतर निज़ाम ना होने की वजह से आम बंदा और पाकिस्तान की इकॉनमी बहुत बड़ी कीमत अदा करती है। और वो कीमत क्या है? वो कीमत है कि जब भी नेचुरल क्लैमिटी होती है, कोई भी डिज़ास्टर आता है, बारिशें होती हैं, सैलाब आता है या ज़लज़ले आते हैं, तो पाकिस्तान का आम बंदा उसकी वजह से और सड़कों पर चला जाता है, गुर्बत और ज़्यादा बढ़ती है और अरबों डॉलर का हमारे सिस्टम को नुकसान भी होता है। बुनियादी सवाल ये है कि ये ऐसा कब तक चलेगा? हम अपने निज़ाम में बेहतर स्ट्रक्चर और बेहतर इदारे और कैपेसिटी बिल्डिंग हम कब क्रिएट करेंगे? कब हम अपनी माजी की गलतियों से सीखेंगे और आगे बढ़ने के लिए बेहतर तौर पर एक इस्लाहाती एजेंडा बनाकर अपनी कैपेसिटी बिल्डिंग और उसके साथ साथ जो अपना मैन पावर है उसको तगड़ा बनाकर रेजिस्टेंस क्रिएट करेंगे, ताकि गरीब बंदा और नेचुरल क्लैमिटी के दरमियान में कोई हम रुकावट पैदा कर सकें, ताकि इस बढ़ते हुए नुकसानात को किसी हद तक हम कम कर सकें और प्रोटेक्शन दे सकें अपने निज़ाम को, अपने आम आवाम को, जिसके लिए ये निज़ाम बना है। सो आज के इस प्रोग्राम में इसी पर हम फोकस करेंगे। 29 जून की बारिश हमारे सामने है कि 32.4 मिलीमीटर की एवरेज बारिश कराची में हुई। जो कराची का जो पावर स्ट्रक्चर है और इसके अलावा जो यहाँ का जो सिविक सिस्टम है वो इसी पानी में डूब गया। और अभी तक हम देख रहे हैं कि तकरीबन 2 हफ्ते गुजर चुके हैं। कराची के जो शहरी हैं वो इसकी भारी कीमत अदा कर रहे हैं। वही मसाइल दोबारा से उनके सामने आ चुके हैं। दोबारा से बारिशों के हवाले से फोरकास्ट आई है मेट डिपार्टमेंट की जानिब से, लेकिन अभी तक हम देख रहे हैं कि वो हमें हलचल या वो तैयारी हमें नज़र नहीं आई जो कि हमारे निज़ाम और हमारे इस इदारे ने बनानी है। दूसरी तरफ चतराल आप देख लें, चतराल में बारिशों और सैलाब की वजह से 40 से ज़्यादा अमवात हो चुकी हैं और बहुत सारे लोग जो हैं वो सड़कों पर आ चुके हैं। सो आम बंदा, गरीब बंदा अपनी मदद आपके तहत ही इन तमाम मसाइल से निबर्द आजमा होता है। और अभी भी हम देख रहे हैं कि वही तमाम सूरत हाल जारी है। ना हमारे पास बेहतर वार्निंग सिस्टम है, ना इदारे हैं, ना रिस्पॉन्स यूनिट्स हमने बनाए हैं। इसी वाले से हम बात करेंगे कि हम ये कब तक ये सब चीज़ें सीखेंगे और कब तक हम बेहतर तौर पर इससे निपटने के लिए एक स्ट्रैटेजी डेवलप करेंगे, एजेंडा बनाएंगे। हमारे साथ मौजूद हैं रज़ा अब्बास रिजवी, सीनियर डायरेक्टर हैं डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट, कराची म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, वाहिद इदारा जो कराची को चला रहा है और जिसमें फाइनेंशियल इश्यूज़ भी हैं, जिसमें माली बहरान के साथ साथ जो करप्शन भी हमें माजी में नज़र आई और अभी भी हम देख रहे हैं कि यहाँ पर कोई बेहतर स्ट्रक्चर भी मौजूद नहीं है। सो रज़ा अब्बास रिजवी साहब KMC के तहत ये जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट का इदारा है उसको वो कैसे चलाएंगे, और कराची पाकिस्तान का बड़ा शहर, इसमें अगर डिज़ास्टर आता है, अर्बन फ्लडिंग होती है या कोई और दूसरा डिज़ास्टर आता है तो उससे कैसे वो निपटेंगे। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने। बहुत शुक्रिया। रज़ा साहब, बुनियादी सवाल सर, ये हम कब सीखेंगे? हर साल डिज़ास्टर आते हैं, सैलाब, तूफान, आंधियाँ, ज़लज़ले, आम बंदा जो है वो भारी कीमत अदा करता है, निज़ाम हमारा टस से मस नहीं होता। कब सीखेंगे सर हम अपनी गलतियों से? चीज़ें बेहतरी की जानिब सूरत दीगर आ रही हैं। ऐसा नहीं है कि चीज़ें तब्दील नहीं हो रही हैं, वक्त बदल रहा है, चीज़ें तब्दील हो रही हैं। 15 रोज़ का क़याम है डिपार्टमेंट ऑफ डिज़ास्टर मैनेजमेंट का। इससे पहले म्यूनिसिपल सर्विसेज में ये डिपार्टमेंट हुआ करता था और इतना एक्टिवेट नहीं था जितना से होना चाहिए था। इसकी अहमियत को समझा गया, तभी इस डिपार्टमेंट का क़याम रखा गया। ये इस बात की दलील है कि लोग सोचने लगें, समझने लगें, उसकी ज़रूरत को महसूस करने लगें। हर चीज़ की स्पेशलाइजेशंस होती हैं किसी चीज़ में, डिज़ास्टर मैनेजमेंट की भी स्पेशलाइजेशन है, उसकी ज़रूरत है। एक आदमी बैक वक्त बहुत सारी चीज़ें नहीं देख सकता, उसके लिए आपको चीज़ों को डिवाइड करना पड़ेगा, उसके कुछ लोग जिम्मेदार बनाने पड़ेंगे ताकि उन चीज़ों पे बात पुरस हो सके, बात हो सके। अच्छा, आप ये कह रहे हैं कि अभी 15 दिन पहले ये डिपार्टमेंट बना है? जी हाँ। इससे पहले क्यों नहीं था KMC? देखिए, मसला ये कि डिपार्टमेंट था उस तरह एक्टिवेट नहीं था जिस तरह से होना चाहिए था। ठीक है। देखिए, मैं 15 रोज़ पहले जब मुझे इस डिपार्टमेंट की सरबराही दी गई तो मुझे फायर ब्रिगेड डिपार्टमेंट दिया गया, सिटी वार्डन दिया गया, USAR डिपार्टमेंट है हमारा जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट को डील करता है, फायर एंड रेस्क्यू है, वाटर रेस्क्यू है, ECR कहलाता है, 1122 की हमारे पास एम्बुलेंसेस थी, इस्तेमाल नहीं हो पा रही थी उस तरह। बहरहाल चीज़ें एक्टिवेट हुई हैं। मैं आपको गुजारिश करूँगा कि जब आप यहाँ से निकलिएगा इस प्रोग्राम करके तो मैं शहर के वो तमाम मकामात आपको बताऊँगा कि जहाँ हमने इन हालिया बारिशों के सिलसिले में 41 पॉइंट्स हमने कराची के
निकाले हैं जहाँ पे लो लाइंग एरियाज हैं, जहाँ पानी खड़ा हो जाता है। जब उसमें से गाड़ियाँ निकलती हैं तो आगे जाके बंद हो जाती हैं, जिसके बंद होने की वजह से ट्रैफिक का सिस्टम मुतासर होता है, ट्रैफिक जैम हो जाता है। तो हमारे जो सिटी वार्डन्स हैं वो 41 मकामात पे कराची के, जिसका हमने कंटीजेंसी प्लान आपसे शेयर किया है, वो हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि वो 41 मकामात पे वो हमारे सिटी वार्डन्स, अरे एक गाड़ी में एक फैमिली होती है, एक हस्बैंड होता है, एक वाइफ होती है, उसके बच्चे होते हैं। जब वो पानी में से निकलती है गाड़ी और बंद हो जाती है तो यकीन वो ट्रैफिक जैम का सबब बनती है। वो वार्डन उनकी मदद करते हैं, उनकी रहनुमाई करते हैं, उन्हें साइड में उनकी गाड़ी को धक्का देकर पहुंचाते हैं। अगर अंडर बाईपास में कहीं पानी आ गया है तो वो ऑल्टरनेट रास्ता बताते हैं कि जी अंडर पास में काफ़ी पानी आ गया है, लिहाजा आप दूसरे रास्ते को, मुतबादिल रास्ते को अख्तियार करें। यही बुनियादी जिम्मेदारियां हैं सिटी वार्डन की। इसके अलावा हमारा फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट है, जो आप देखते हैं शहर में के बड़े साइन बोर्ड्स हैं, दरख्त हैं, वो गिर जाते हैं, जिसकी वजह से ट्रैफिक मुतासर होता है और लोगों के दब जाने की शिकायतें भी आती हैं। और इतनी भारी भरकम चीज़ें हटाने के दायरे मौके नहीं होते लोग कि वो अपनी मदद आपके तहत कर सकें। उसके लिए हमारा फायर एंड रेस्क्यू डिपार्टमेंट है जो ऑन टोज है, जिसका कोई कंटीजेंसी प्लान सिर्फ इस बुनियाद पे नहीं है क्योंकि वो 24 आवर्स और 365 डेज काम करता है। और उसको हमने मुतहर्रिक कर रखा है। हमारा टोल फ्री नंबर्स हैं 16, इसके अलावा 1339, इसके अलावा कमिश्नर कराची साहब के साथ हमने कोऑर्डिनेट करके एक नंबर 1229 कराची के हवाले। रुक जाए यहाँ पे। पीडीएम में प्रोविंशियल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी हमारे पास इदारा है, सूबाई हुकूमत उसको चला रही है। वो कितना अकाउंटेबल है उसकी हम बाद में बात करेंगे। उसने कितनी कैपेसिटी बिल्ड की वो हमें माजरत के साथ अभी तक नजर नहीं आया। 5 करोड़ आबादी है, 5-6 करोड़ आबादी है सूबे की, 15-20 बंदे हैं काम करने वाले, तो कोई तगड़ा काम उसने नहीं किया। तो केएमसी के तहत ये इदारा बनाने की जरूरत क्यों पेश आई? क्या इसकी वजह ये थी कि पीडीएम में बेहतर तौर पर काम नहीं कर रहा था, तो इसलिए सिर्फ कराची के लिए ये डिजास्टर मैनेजमेंट का एक डिपार्टमेंट केएमसी के अंडर दिया जाए ताकि सिर्फ कराची पर ज्यादा फोकस हो सके? वजह यही थी? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट बेसिकली लिंक्ड है फेडरल गवर्नमेंट से। अगर कोई बिल्डिंग कोलैप्स कर जाती है और उसके अंदर लोग फंसे हुए होते हैं तो उसके अंदर इंसानी जानें जिंदा हैं या नहीं है ये कैसे मालूम किया है? वो आलात उनके पास हैं, वो काम करते हैं। आपने पिछले दिनों देखा होगा कि गुलिस्तान जौहर में एक वाकया हुआ कि मट्टी का तोदा गिरा, उसके नीचे लोग दब गए, वहाँ से उन्हें रेस्क्यू करने वाले वो हमारे USAR डिपार्टमेंट के लोग थे। इसके अलावा पिछले दिनों न्यू कराची में एक बर्फ़ खाना कोलैप्स कर गया, उसमें से अनफॉर्चुनेटली ज़ाहिर अमोनिया गैस की तदाद इतनी थी कि 5-6 बॉडीज़ हमें निकालनी पड़ी, जिनकी फर्स्ट ईयर ऑफ स्किन भी जल चुकी थी, पिंक कलर की बॉडियाँ थी, वो हमने रिकवर की। इसके अलावा वाटर रेस्क्यू बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो नेगलेक्ट रहा हमारे यहाँ। समंदर था, कोस्टल एरिया से, वहाँ हमारे लोग नहीं थे, हमने बाकायदा वहाँ टीम्स बनाई। तो सर केएमसी के तहत ये जो डिजास्टर मैनेजमेंट का जो डिपार्टमेंट है, इट हैज नथिंग टू डू विद पीडीएम में, कोई ताल्लुक नहीं है। अभी तक हमारा कोई प्रॉपर लिंक नहीं है, लेकिन होना चाहिए। मैं बिल्कुल होना चाहिए, होना चाहिए कि ज्यादा कोऑर्डिनेशन के साथ बिल्कुल होना चाहिए, काम करें। बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि देखिए मसला ये है कि हम स्टेक होल्डर हैं शहर के, जिम्मेदारियां हैं हमारी, हमें काम करना है शहर में। हम कोई एहसान नहीं कर रहा, ये चीजें एग्जिस्ट करती थी, हमने इनको वेकअप दिया है। लोग मौजूद थे, काम करने वाले लोग मौजूद थे, उनके पास कमांड नहीं थी, तो हमने कोई बहुत बड़े कारनामे नहीं किए, हमने उन लोगों को निकाला उनसे काम, और वो काम करना चाहते हैं। कराची के लिए अगर कोई ऐसी क्लैमिटी आती है, डिजास्टर आता है, तो आगे कराची की 2 करोड़ आबादी जो है वो किस हद तक अपने आप को प्रोटेक्टेड और बेहतर तौर पर फील करे कि उसके दरमियान में रुकावट जो है वो आपका डिपार्टमेंट जो है वो हायल करे ताकि नुकसानात कम से कम हो सकें। तो जो कवानीन हैं, कवानीन बेहतर तौर पर बनाए जा चुके हैं या आप ऑलरेडी दूसरे इदारों के, एनडीएमए के, पीडीएमए को, उसी को यूज करेंगे? देखिए, हर एक तो कवानीन होते हैं और एक कुछ इदारे के मिजाज होते हैं, कुछ शहर के मिजाज होते हैं। ठीक है, हमें सारी चीज़ों को देखना पड़ेगा, सारी चीज़ों को समझना पड़ेगा, सारी कंडीशंस को देखना पड़ेगा। जब इस किस्म के वाक़यात होते हैं तो हम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन से भी लिंक में आ जाते हैं। हम केएमसी के वो बाकी डिपार्टमेंट जो हमसे लिंक करते हैं बिल वास्ता या बिला वास्ता, उनसे भी आते हैं। कमिश्नर ऑफिस में प्रॉपर मीटिंग्स होती हैं, पाकिस्तान नेवी, पाकिस्तान एयरफोर्स, कैंटोनमेंट बोर्ड। पिछले दिनों आपने देखा होगा 3 थर्ड टियर ऑफ फायर्स की जो है वो आग लगी। केएमसी की कैपेसिटी नहीं थी, हमारे पास 35 फायर टेंडर से 3 थर्ड टियर ऑफ फायर लगी। हमने 2 कैमरामैन को मीडिया के पकड़ा, उनके सामने खड़े हुए, और हमने रिक्वेस्ट की पाकिस्तान नेवी से, पाकिस्तान एयरफोर्स से, कैंटोनमेंट बोर्ड से, केपीटी से, और अल्हम्दुलिल्लाह उन तमाम लोगों ने हमारे साथ कोऑपरेट किया। 1229 बहुत इफेक्टिव डिपार्टमेंट है हमारा, जो हमारी मैसेजिंग, हमारे रिलेटेड जो डिपार्टमेंट है। देखिए जी, किसी भी काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है लेवल ऑफ कम्युनिकेशन। आपका मैसेज कब निकला और कितनी देर में पहुंच गया, और हमारा तमाम काम हमारी टाइमिंग से डिपेंड करता है। हमारी
फुर्ती 5 मिनट किसी की जिंदगी बचा लेती है, और हमारी कमजोरी कोताही 5 मिनट की किसी की जिंदगी गंवा देती है। तो ये कम्युनिकेशन सिस्टम जो है, बहरहाल हम उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। हमारे पास वायरलेस सिस्टम है, ठीक है, कुछ काम कर रहा है, कुछ नहीं कर रहा है, उस पर वर्कआउट कर रहे हैं। हमारा जो आपने बात की थी कि हमारे पास कवानीन, यकीनन वो कवानीन बहुत पुराने हैं, उसमें अमल करने की भी जरूरत है। उसके बाद जो नए कवानीन है उस पर भी अमल, लेकिन इस वक्त जो पुराने कवानीन है हम उसी पे काम नहीं कर पा रहे। ठीक है, तो रजा साहब मुझे बताएं, जैसे आपने बताया कि हर शहर का मिजाज होता है और उसी मिजाज के तहत, उसी के डायनामिक्स के तहत हम कवानीन बनाते हैं ताकि आम बंदा कंफर्ट फील करे और आप बेहतर तौर पर उन पर अमल दरामद भी कर सकें। और ये एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये सिंस ये एक साइंटिफिक अप्रोच है डिजास्टर मैनेजमेंट की, एक बड़ा टेक्निकल सब्जेक्ट है, इसको जब तक बेहतर तौर पर आप जैसे टेक्निकल लोग उसमें अपनी बेहतर पार्टिसिपेशन के तहत लोगों को आगे लोगों को बेहतर तौर पर इसमें शामिल नहीं करेंगे सर, जब तक बेहतर कवानीन के साथ आप एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट क्रिएट नहीं करेंगे, दूसरे डिपार्टमेंट्स की अच्छे लोग नहीं आएंगे, साइंटिफिक अप्रोच के तहत लोग नहीं आएंगे, काम कैसे आगे चलेगा? सर 2.5 अरब रुपया हम पीडीएमए के लिए रखते हैं। केएमसी फाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार है। आप अगर अच्छे कवानीन बना भी लें, आप वल्नरेबिलिटी असेसमेंट भी कर लें, ट्रेनिंग भी दे दें, आप जो है अवेयरनेस भी क्रिएट कर दें, अगर आपके पास बजट नहीं होगा, अगर आपके पास फंड्स नहीं होंगे, गाड़ियों में पेट्रोल नहीं होगा, लोगों को ये नहीं पता होगा कि यार इस ट्रैफिक जैम में मैंने गुलिस्तान जौहर से नॉर्थ नाजनाबाद या लांडी या कुरंगी तक जाना है और वो किस तरह निकलेंगे इस ट्रैफिक जैम में से। तो एक कंप्लीट आपको होलिस्टिक स्ट्रक्चर चाहिए कराची के लिए। तो ये इतना बड़ा चैलेंज केएमसी कैसे करेगा? देखिए, मसला ये कि आपकी बात बिल्कुल ठीक है, फाइनेंशियल क्राइसिस है, हकीकत है, लेकिन मसला है कि जब लफ्ज इमरजेंसी आ जाता है, जब डिजास्टर आ जाता है, तो बहुत सारे कवानीन धरे के धरे रह जाते हैं। ठीक है, पेट्रोल के पैसे दिए हैं, नहीं दिए हैं, पेट्रोल पंप वाला हमें पेट्रोल इशू करता है। आग बुझाने के लिए फोम के पैसे दिए हैं, नहीं दिए हैं, हमारी अपनी रिसोर्सेज इतनी है कि हमें वो फोम प्रोवाइड हो जाता है, बाद में हम उनके पेमेंट्स करते रहते हैं। यकीनन ये दिक्कत होती है, डिफिकल्टीज होती हैं, हम सरकारी अप्रूवल्स में नहीं जाते, उस वक्त हमें प्रॉम्प्ट एक्शन लेना होता, उस वक्त हम बहुत सारे कवानीन को पसे पुष्ट रख देते हैं। और हमारी हायर अथॉरिटीज ने हमें इस बात का इख्तियार दे रखा है कि जब कोई इमरजेंसी हो जाए, जब कोई ऐसा वक्त आ जाए, तो आप अप्रूवल्स के बजाय उन चीज़ों पर देखिए। मैं फायर पे, मैं डिजास्टर मैनेजमेंट का चीफ हूँ, मैं सीनियर डायरेक्टर हूँ, मुझे एग्जैक्ट नहीं पता आग कैसे बुझनी है, मुझे नहीं पता डूबते हुए को कैसे बचाना है, मुझे नहीं पता कि अगर एक बर्फ खाने में की बिल्डिंग गिर जाए तो उसमें से मलबे में से लोगों को कैसे निकालना है कि जबकि अमोनिया फैली हुई हो। वो हमारे पास ट्रेंड स्टाफ है, मेरी क्या जिम्मेदारी है? उन्हें वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना, वो लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना जो उनकी जरूरियात है, और दरअसल यही मेरी जिम्मेदारी है। इसी वजह से हर इंसिडेंट पे, हर इवेंट पे मैं आपको नजर आऊंगा। आप से यहाँ क्लिफ्टन पे, सीव्यू से लेके सुनहरा पॉइंट पे चले जाएं, पैराडाइज पॉइंट पे चले जाएं, और मैं सबको ऑन एयर कह रहा हूँ कि केना पॉइंट पे चले जाएं, सीव्यू पे चले जाएं, कहीं चले जाएं, वहाँ आपको डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के वाटर रेस्क्यू के लोग नजर आएंगे, आपको सिटी वार्डन शहर के मुख्तलिफ इलाकों में नजर आएंगे, आपको फायर एंड फाइटिंग के 22 इदारे हैं, हमारे पास 22 पॉइंट है कराची के जिसपे काम हो रहा है। अब भी मैं समझता हूँ कि 2 करोड़ नहीं, 2.5 करोड़ की आबादी वाले शहर में 22 बहुत कम है, बहुत बढ़ने की गुंजाइश है, कम से कम 15 से 18 बढ़ने की गुंजाइश है। हाँ। तो सर ये देखें ना, इतना बड़ा शहर, अब इसके लिए आप क्या समझते हैं कि किस तरह की साइंटिफिक अप्रोच चाहिए, कैसी मैन पावर चाहिए, और उसके साथ साथ कैसी कमिटमेंट, क्योंकि कमिटमेंट बड़ी जरूरी है इन तमाम चीजों के साथ। तो इतने बड़ा शहर जो फैल गया अनऑर्गेनाइज तरीके से, उसमें इफेक्टिवली साइंटिफिक तरीके से काम करना, आप समझते हैं कि नामुमकिन नहीं है, बट मुश्किल जरूर है? देखिए, काम के लिए आपने बड़ी अच्छी बात की। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज होती है विल, जिसे मैं 70% मार्क्स देता हूँ कि किसी भी काम को करने के लिए विल सबसे इंपॉर्टेंट चीज रोल होता है। आप ये जो बात शहर बढ़ने की बात कर रहे हैं, मैं कह रहा हूँ ओल्ड सिटी एरिया में चले जाएं, बेतहाशा रंचो लाइन, खारादार, मीठा दर, बेतहाशा इलाके ओल्ड सिटी एरिया में ऐसे है कि अगर कहीं आग लग जाए तो फायर टेंडर एंटर ही नहीं हो सकता। क्या किया जाए? क्या आग ना बुझाई जाए? उसके लिए मोटर बाइक्स होती हैं जो फोम लेके जाती हैं, वो करते हैं। वो सिस्टम है, चीज़ों पे काम हो रहा है, सोचा जा रहा है, चीज़ें प्लान हो रही हैं, आगे बढ़ाई जा रही है। 15 दिन हुए, नौमौलूद है ये डिपार्टमेंट, लेकिन अपनी पूरी एफर्ट्स दे रहा है, अपनी पूरी जान मार रहा है। मैं सिर्फ मीडिया के लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि हमें आपसे सिर्फ एक बैकअप चाहिए। अगर हमारी कोताहियों को हाईलाइट करते हैं, जरूर करें, आई ओपनर्स है, लेकिन अगर हमारा एक फायरमैन
रात दिन रात तक जाके अगर कहीं आग बुझा रहा होता है तो उसको भी शाबाश दे। नहीं दुरुस्त कह रहे हैं, इंपॉर्टेंट दुरुस्त कह चीज रहे हैं। होती है कि खबर सिर्फ खराब ही नहीं होती, खबर अच्छे काम की भी होती बिल्कुल है। सही। उसकी अगर कोई कमर हैं और वो तमाम चीजें जो आपको आपकी जो इक्विपमेंट है, ये तमाम चीजें, तो इस शहर को आप क्या समझते हैं कितनी मैन पावर की जरूरत है ताकि वो अपनी कमिटमेंट को, अपनी विल को बेहतर तौर पर प्रैक्टिकली एक्सरसाइज भी तो करे इन सड़कों पे, इस शहर में, इस गलियों में, इन बाजारों में? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि मैं तो ये समझता हूँ कि जितना डिपार्टमेंट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट के पास इस वक्त स्टाफ है तकरीबन उसे दुगना होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ कितना स्टाफ पोजीशन कितना आ जाती है। देखिए जी, 700 सिटी वार्डन्स हमारे पास हैं, उसमें ज़ाहिर है सिटी वार्डन्स हमारे कुछ हॉस्पिटल्स में भी अपनी ड्यूटीज दे रहे हैं, एंटी इंक्रोचमेंट के साथ भी काम कर रहे हैं मिलके। इसके अलावा दीगर डिपार्टमेंट्स में भी उनको हेल्प आउट कर रहे हैं। शहर में सड़कों पे भी वही लोग मौजूद हैं। इसके अलावा मुख्तलिफ किस्म के इवेंट्स आ जाते हैं, जैसे अभी पिछले दिनों ईदी साहब के साथ जो इंसिडेंट हुआ, उसकी जो उनकी तदफीन के मराइल थे, उसमें ट्रैफिक पुलिस के लिए लोग नाकाफ़ी थे, उनकी हेल्प करने के लिए हमारे सिटी वार्डन्स होते हैं, वो भी काम कर रहे हैं। हमारी डिजास्टर मैनेजमेंट में सिर्फ 48 लोग हैं, जो कि मैं ये समझता हूँ कम से कम 500 लोग होने चाहिए। इसी वजह से मैंने एक ट्रेनिंग सेशन शुरू किया है, जो मेरे सिटी वार्डन के जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको 200 सिटी वार्डन के एम्प्लॉयज़ को मैं CSAR डिपार्टमेंट के साथ, डिजास्टर मैनेजमेंट के साथ ट्रेनिंग शुरू कराई है, जो इसकी आज पहली क्लास थी। ये 25-25 का बैच होगा, जो कि 200 लोग फर्स्ट स्टेप में जो है वो ट्रेनिंग्स लेंगे। उन इक्विपमेंट से जो कि हमारे पास एग्जिस्ट करते हैं उनसे वो मुतारिफ होंगे, उन्हें पता चलेगा उन इंस्ट्रूमेंट्स का इस्तेमाल क्या है। हमारे यहाँ अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे जनरल पब्लिक छोड़े, हमारे बहुत सारे इदारे के लोगों को नहीं पता कि वो इंस्ट्रूमेंट्स को इस्तेमाल कैसे किया है। इससे पहले आपने कभी नहीं देखा होगा कि एक बच्चा जो कि खुदकुशी की नीयत से नेटी से कूदता है, हम उसको रात 4 बजे तक ऑपरेशन करते हैं, रात तक नहीं मिल पाता, उसके बाद सुबह 8 बजे फिर ऑपरेशन शुरू करते हैं, दोपहर 3:30 बजे मैंग्रोव के जंगलात से निकाल के ले आते हैं। सही है। तो बोट्स मौजूद थी, उनका इस्तेमाल नहीं था, हम निकालने में कामयाब हुए। उस जैन जिन्ना बच्चे के नाम की 23 साल बच्चे की बॉडी निकालने। ठीक है, जबरदस्त। तो सर ये बताएं कि ट्रेनिंग कितनी क्रिटिकल है? एक तो अवेयरनेस तो एक अलग सेशन है, लेकिन ट्रेनिंग अपनी मैन पावर को, जैसे कि आपने बताया कि इस्तेमाल, गिवन रिसोर्सेज का इस्तेमाल, कि मेरे पास अगर एक गाड़ी है तो उस गाड़ी का मैं बेहतर एफिशिएंट इस्तेमाल इस ट्रैफिक जैम में कैसे कर सकता हूं, दिस इज आल्सो वेरी वेरी क्रिटिकल कराची जैसे शहर में। तो ये जो ट्रेनिंग्स हैं अपने तमाम ड्राइवर्स को कि आपने डिजास्टर की जगह पर पहुंचना है तो कैसे आप पहुंचेंगे। अब जैसे ईडी की एम्बुलेंसेज हैं तो वो ट्रैफिक जैम में उनके ड्राइवर्स अब बहुत ज़्यादा ट्रेंड हो गए हैं कि वो कैसे पहुंचेंगे 4 मिनट में या 6 मिनट में अपनी टारगेटेड अप्रोच के साथ। तो आप अपने तमाम स्टाफ को किस तरह ट्रेनिंग देंगे और उसमें किस तरह की हेल्प चाहिए? देखिए जी, ट्रेनिंग बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है और हम ये कर रहे हैं, उनको इक्विप भी कर रहे हैं और ट्रेनिंग्स भी दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ शहर को, लोगों को अवेयर करने की जरूरत है। ठीक है। आज से कुछ अर्से पहले तक जब मैं भी रोड पे गाड़ी चला रहा था, पीछे एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती थी तो मैं बैक व्यू मिरर देखता था और देखता था कि एम्बुलेंस या फायर ब्रिगेड किस तरफ से आ रही है ताकि उसे जगह दे दी जाए। लेकिन उसका तरीकाकार ये हरगिज भी नहीं है। उसका तरीकाकार ये है कि जब आप सायरन की आवाज़ या एम्बुलेंस की या फायर फाइटिंग उसकी आवाज़ सुने तो आप अपना राइट साइड छोड़ दें उसके लिए, लेकिन हम बैक व्यू मिरर देखते हैं किस तरफ से आ रही है ताकि उस हिसाब से प्लेस कर दिया है। ये तरीकाकार नहीं है। उस सिलसिले में हम एक ऐड बना रहे हैं। ठीक है। हमारे कुछ अच्छे लोगों से ताल्लुकात है, उन्होंने हमारी मदद करने के लिए कहा है। पब्लिक अवेयरनेस एक ऐड बना रहे हैं जिसमें हम लोगों को गाइड करेंगे कि अगर ये गाड़ी आ रही है तो आपको दरअसल करना क्या है। बिल्कुल, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो हमने कभी नहीं किया, लेकिन अब करना पड़ेगा। चीजें बदल रही हैं, चीजें बेहतर हो रही हैं और उन लोगों ने फ्री ऑफ कॉस्ट हमसे कहा है कि हम वो हमारा ऐड बना के देंगे। हम चैनल्स को भी रिक्वेस्ट करेंगे कि KMC इस वक्त माली शिकार का उसका बुरान का शिकार है। हम अपनी एडवर्टीजमेंट नहीं कर रहे, हम पब्लिक मैसेज दे रहे हैं, काइंडली इसे फ्री ऑफ कॉस्ट चलाएं, जिससे शहर के लिए बेहतरी होगी। ये शहर को हमें ओन करना पड़ेगा। ये दरअसल हमारा शहर है, ये हमारा मुल्क है। जब तक हम इसको ओन नहीं करेंगे, इसके हर दरख्त को, इसकी हर सड़क को, इसके हर ब्रिज को, ये नहीं बन सकता। सरकारी लोग इदारे नहीं चलाते, शहर के शहरी इदारे। वेरी राइट, वेरी राइट। और हर बंदे को अपना हिस्सा डालना है, कंट्रीब्यूट करना है इस सिस्टम के अंदर ताकि चीजें जो है वो किक स्टार्ट भी हो और कंसिस्टेंटली आगे चलें। लेकिन सर उसके साथ साथ लोग जो है, जो कमिटेड हैं, जो काम करना चाहते हैं, वो शुरू में इस हिस्सा भी डालेंगे और अल्लाह करे कि ये किक स्टार्ट हो। लेकिन इदारा
इदारा सर खड़ा रहता है, लोग अगर ट्रांसफर भी हो जाएं, रिटायर भी हो जाएं, तो इदारा चलता रहता है। ईदी साहब की आपने बात की, ईदी साहब चले गए, एक सूफी बुजुर्ग थे, उन्होंने अपनी कमिटमेंट और अपनी इस्तकामत के साथ एक ईदी फाउंडेशन बना दिया। स्टेट के पैरेलल उन्होंने काम किया है और करके दिखाया, जैसे आप पहले बात कर रहे थे कि जो कमिटमेंट और विल थी उनके पास कि मैंने ये काम करना है, तो इदारा बड़ा जरूरी है। आज वो चले गए, ईदी फाउंडेशन अभी भी 24/7 काम कर रहा है। तो इदारा हमारे पीछे अगर तगड़ा होगा एक साइंटिफिक अप्रोच के साथ, जिसमें दूसरे इदारे भी सपोर्ट करें, जिसमें ट्रैफिक का निज़ाम है, जिसमें जो सूबाई हुकूमत के दूसरे डिपार्टमेंट्स हैं, PDM है, ये वो मेट ऑफिस है, ये तमाम चीज़ें, तो इदारा तगड़ा बनाने के लिए अगेन आपको साइंटिफिक अप्रोच तक अगर पहुंचना है तो इदारा तो सर आपको तगड़ा बनाना पड़ेगा। देखिए, मैं आपकी बात से बिल्कुल मुत्तफिक हूँ कि इदारा बनना बहुत जरूरी है और सबसे पहले किसी इदारे को बनाने के लिए एक सोच बनानी पड़ती है। सही है। ईदी साहब का जिस्ते खाकी इस दुनिया में जमीन में चला गया, उनकी रूह परवास कर गई, लेकिन ईदी साहब एक सोच है, वो सोच रह गई। हमें इसी को फोकस करना है, इन्हीं फुटस्टेप्स को फॉलो करना है। मैंने जब यहाँ पे शुरू की ट्रेडिंग तो मेरे जहन में यह था कि एक ईदी साहब चले गए, जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस दिन भी ईदी एम्बुलेंस काम कर रही थी, शिकायतें मौसूल हो रही थी और उस पर जा रहे थे। अदीब रिजवी साहब पे 5 मर्डर अटेम्प्ट हुए, आज भी वो मौजूद हैं, अल्लाह उन्हें जिंदगी दे। लेकिन अगर अदीब रिजवी साहब नहीं रहे तो क्या वो चीज खत्म हो जाएगी? उन्होंने 100 अदीब रिजवी पैदा कर दिए। इसी तरह डिजास्टर मैनेजमेंट भी प्योर मैं कहता हूँ कि विलिंग डिपार्टमेंट विल से चलेगा। ठीक है, इसके लिए विल चाहिए। मैंने कोशिश की है, मैं कोशिश कर रहा हूं कि मैं भी शुरू करूं उस तरह से चीजों को। मैं रहूं ना रहूं, उस इदारे में वो सोच रह जाए, वो तरीक़ेकार रह जाए। यही ट्रेनिंग्स जो मैंने शुरू कराई हैं वार्डन्स की और लोगों की, मैंने नहीं कहा कि मुझे नए लोग अपॉइंट करके दें, मैंने नहीं कहा मुझे नई गाड़ियां चाहिए, मैंने नहीं कहा कि मुझे डीजल पेट्रोल चाहिए। सबसे पहले मैं अपने आप को तो जिंदा करूं, अपने लोगों को खड़ा तो करूं, करंट पैदा करूं। मैं अपने अंदर करंट आएगा वो तो जब तक करंट नहीं होगा काम नहीं होगा। बिल्कुल सही, काम करंट से होगा। आगे बढ़ते हैं। कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स ये बड़े क्रिटिकल हैं। मैं वर्ल्ड बैंक की डिफरेंट रिपोर्ट्स देख रहा था, उसमें उन्होंने बताया कि अनऑर्गेनाइज शहर है, डिजास्टर के लिए काम करना है तो लोकल लेवल पर जो कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स हैं उनके साथ इफेक्टिव कोऑर्डिनेशन, 24/7 कोऑर्डिनेशन इदारे की अगर होगी तो डिजास्टर लोकल लेवल पर बेहतर तौर पर मैनेज होगा, रेस्क्यू एफर्ट्स तगड़ी और अच्छी हो जाएंगी। तो सर कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स जो हैं वो आप शुरू करना चाह रहे हैं आगे चल के, क्योंकि पहले जब कम्युनिटीज़ होती थी तो पुलिसिंग भी बेहतर तौर पर हमारे पास होती थी, लेकिन बदकिस्मती से शहर में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन ख़राब रही, टारगेट किलिंग, तमाम मसाइल, तो जो कम्युनिटीज़ का जो वर्क था वो भी ख़त्म हो गया। तो अब आप समझते हैं कि इस साइंटिफिक अप्रोच के लिए, डिज़ास्टर के लिए कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम्स होने चाहिए? बिल्कुल 100% कम्युनिटी बेस्ड प्रोग्राम तो ये कहता हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन इसको हमने एक सेकंड ऑप्शन के बाद सेकंड स्टेप में रखा हुआ है। मैं स्कूलों में जाऊंगा, मैं वहाँ के बच्चों को ट्रेन करूंगा, मैं वहाँ के बच्चों से बात करूंगा, वहाँ के टीचर से बात करूंगा, मैं एक टीम बनाऊंगा। CSR बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है जो इत्तेफाक से शायद सरकारी इदारों में उसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है। सही बात। उसको इंट्रोड्यूस कराऊंगा, हर चीज गवर्नमेंट के ऊपर डाल के सुबह उठो, नाश्ता करो, अखबार पढ़ो, गवर्नमेंट को गाली बको और दफ्तर चले आओ। इस मिजाज से हमें निकलना पड़ेगा। हमें अपना अपना हर शख्स को हिस्सा डालना पड़ेगा, हर बच्चे को, हर जवान को, हर बूढ़े को अपना हिस्सा डालना पड़ेगा। डिजास्टर मैनेजमेंट जॉब का नाम नहीं है, डिजास्टर मैनेजमेंट एक विल का नाम है जो 24 घंटे चाहिए इंसान में। मेरे अंदर भी एक दम होगा, एक एनर्जी लेवल होगा, वहां तक मैं करूंगा। उसके बाद मुझे रिप्लेस करें, बेहतर आदमी लाएं जिनमें, देखिए हर इंसान की एक एनर्जी लेवल होता है, उसका वो एनर्जी लेवल लें उसे, वो अपने आप को सर्व करे, उसके बाद उसे कॉर्नर करें और दूसरे को चांस दें। ठीक है, ये वो रिवायती डिपार्टमेंट नहीं है जहाँ 8-8, 10-10 साल और काम करते रहे, लेकिन उन्हें 2-2, 4-4 साल का मौका जरूर करना चाहिए, क्योंकि वो प्लान करते हैं चीजें, उसको इम्प्लीमेंट कराने में यकीनन वक्त लगता है। ठीक है, तो सर आप तो सरकारी मुलाजिम हैं, आप सियासतदान नहीं हैं, और सरकारी मुलाजिम की लिमिटेशंस भी हैं कि जितना आपको रोल दिया है तो आप वो रोल बेहतर तौर पर अदा करेंगे। ट्रांसफर पोस्टिंग होगी तो अगेन ये काम यहीं पे ठप हो जाएगा। तो ये भी हमारी बड़ी हार्ड सी रियलिटीज़ हैं हमारे सिस्टम की कि अगर अच्छा बंदा आ गया एक जगह पे तो उसकी ट्रांसफर पोस्टिंग के मसाइल भी आ जाते हैं। तो सर आप मुझे बताएं, सिंध हुकूमत किस हद तक
केएमसी की इस डिजास्टर मैनेजमेंट को सपोर्ट कर रही है, क्योंकि उनके ज्यादा फंड्स पीडीएमए को जाते हैं। पीडीएमए जो इश्तिहार की एक्सरसाइज है वो करता है, एंड दैट्स इट। उसके अलावा उसका कोई काम हमें नजर नहीं आता। तो मुझे बताएं, सिंध हुकूमत किस हद तक आपको फ्री हैंड दे रही है केएमसी के इस डिपार्टमेंट को, और जाम खान शोरो साहब कितने कमिटेड और कितने विलिंग हैं? देखिए, अभी चूंकि ज़ाहिर नौमौलूद डिपार्टमेंट है, 15 रोज़ हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेटर कराची को सारी चीज़ों से वाकिफ़ किया जा रहा है। एडमिनिस्ट्रेटर कराची जाम खान शोरो साहब से डिस्कशंस भी कर रहे हैं, और उन्होंने हमसे वादे भी किए हैं। हमारी 2 स्नाकल ख़राब पड़ी हैं, वो उन्होंने बनवाने के देने को कहा है। कुछ फायर टेंडर्स की हमें ज़रूरत है, हमने उसके लिए रिक्वेस्ट की है, उन्होंने उसकी भी हमसे कमिटमेंट की है। कुछ स्नाकल्स नई परचेज करने के लिए भी रिक्वेस्ट है, वो भी उन्होंने हामी भरी है। चीज़ें चल रही हैं, आगे बढ़ रही हैं। मैं अभी कुछ भी यूँ नहीं कह सकता, क्योंकि अभी हमने दी हैं। एक सिस्टम है, एक तरीक़ाकार है, उसे फॉलो करना पड़ता है, और उसमें वक्त भी दरकार होता है। मैं किसी पे, और देखें, ये डिपार्टमेंट हरगिज़ भी वो नहीं है कि हम पॉइंट स्कोरिंग पे बिलीव नहीं कर सकते, इसके ऊपर डाल दो, उसने ऐसा नहीं किया, ऐसा नहीं किया। सब कुछ हम करेंगे, सब चीज़ें हम देखेंगे, सब चीज़ों के जिम्मेदार हम हैं। जब तक ये अप्रोच नहीं होगी, हम कोई रिजल्ट नहीं दे सकेंगे। बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल ठीक है। तो सर, ये जो फाइनेंशियल क्राइसिस है, ये किस हद तक जो डिजास्टर मैनेजमेंट के काम को उसमें रुकावट डाल सकता है? क्योंकि हमें पता है कुछ 1.5 अरब रुपए की सैलरीज हैं केएमसी की, और इसके अलावा जो यहाँ पर जो स्टाफ है वो वैसे ही बहुत ज़्यादा है। तो इसको दोबारा से रिफॉर्म करना है। अब जैसे अमेरिका में मैं देख रहा था कि उनके जो सिविक इदारे हैं वो बॉन्ड भी फ्लोट करते हैं, वो फ्यूचर का रेवेन्यू भी जनरेट करते हैं। तो ये तो एक सर्विस ओरिएंटेड इदारा है, यहाँ पर रेवेन्यू जनरेशन की वो स्ट्रैटेजी नहीं हमें नजर आती बदकिस्मती से। तो रेवेन्यू एक बहुत बड़ा इशू है। तो ये कितनी बड़ी रुकावट है आपके फ्यूचर प्लान्स में? देखिए, रुकावट तो है, और ज़ाहिर वक्त के साथ साथ चीज़ें क्लियर भी होंगी इस हवाले से। देखिए, फाइनेंशियल चीज़ों के लिए कुछ फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस जो होती हैं वो ऐसी भी आती हैं जो हम समझ नहीं रहे, क्योंकि हम फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लोग नहीं हैं। वो फाइनेंशियल एडवाइजर्स जो होते हैं हमारे, वो देख रहे होते हैं कि जी एक जो आपका बजट है वो क्या है। ये सवाल नहीं है। सवाल ये है कि कैश फ्लो पोजीशन क्या है। हमारे यहाँ मसला ये है कि अगर इस डिपार्टमेंट को आप 1 अरब रुपए का बजट भी दे दें और कैश फ्लो पोजीशन नहीं हो, तो वो 1 अरब का बजट धरा का धरा रह जाएगा। तो हमें सबसे पहले अपने हालात को देखना है। और देखिए, जो नामसाज हालात है, मैं तो इस तरफ जा ही नहीं रहा। जो जैसे भी हालात है, जो भी हालात है, इनमें रहते हुए चीज़ों को मुझे इम्प्रूव करना है। इनमें ही रहते हुए मुझे चीज़ों, प्राइवेट सेक्टर को मैं इनकॉर्पोरेट करूंगा, सीएसआर को उसके इनकॉर्पोरेट करूंगा। सीएसआर बहुत बड़ा तो ज्यादा रिलायंस जो है प्राइवेट सेक्टर पे होगा। मैं सब तरफ करूंगा, मैं हर तरफ जाऊंगा, क्योंकि ये शहर हम सब का है। क्योंकि सर एक बात आपकी दुरुस्त है, एंड दैट आई एग्री, कि बैंक्स जो हैं वो अपना सीएसआर एक्टिविटीज करती हैं और उसमें करोड़ों रुपया वो मुख्तस करते हैं। आज हमारे पास बैंक्स जो हैं वो ठीक ठाक हैं, एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुकी है फाइनेंशियल सेक्टर। तो उनके साथ मिलकर अगर आप हैंड इन हैंड काम करें और उनको इन्वॉल्व करें तो शायद फंड्स का इशू वहाँ मैनेज हो सकता है। और उनको भी सपोर्ट मिलती है। ऐसा नहीं है कि जब ज़ाहिर है जो वो सीएसआर दे रहे होते हैं उसके पीछे भी उनका पॉइंट स्कोरिंग होते हैं। वो देख रहे होते हैं कि उनकी फुट मार्केटिंग कितनी हो रही है। ज़ाहिर उनकी वो मार्केटिंग होगी, हम उसको भी ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा जब वो जो पैसा वो सीएसआर पे खर्च करते हैं उस पर उन्हें रिबेट भी मिलता है टैक्सेस पे। तो ये तमाम इदारों को खड़ा होना पड़ेगा, शहर को ओन करना पड़ेगा, इस मुल्क को ओन करना पड़ेगा। और यकीन जाने अगर शहर के लोगों ने इस डिपार्टमेंट को, इस शहर को ओन कर लिया तो मुझे नहीं लगता कि हमें किसी की भी कोई ज़रूरत पड़ेगी और हम अपने रिसोर्सेज के लिए अपने हाथों इस शहर को खड़ा कर लेंगे। रजा अब्बास रिजवी साहब, आपने ज्वाइन किया, बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच। वैसे हमारे साथ मौजूद थे रजा अब्बास रिजवी, सीनियर डायरेक्टर हैं केएमसी के डिजास्टर मैनेजमेंट के डिपार्टमेंट के, और अभी ये न्यू बॉर्न डिपार्टमेंट है, लेकिन वो हमें कमिटेड नज़र आए हैं, विल भी हमें नज़र आ रही है। लेकिन लेट्स सी कि अब आगे आने वाले दिनों में चीज़ें किस तरह अनफोल्ड होती हैं, क्योंकि मेट ऑफिस की जानिब से दोबारा से हमने देखा कि मेट ऑफिस ने बताया है कि कराची में तूफ़ानी बारिशों का सिलसिला शुरू हो सकता है। तो पीडीएमए हमें तगड़ा नज़र नहीं आ रहा। आज मैंने उनसे रब्ता भी किया, लेकिन उनके जो स्पोक्स पर्सन हैं, उनका जो स्टाफ है, वो शायद विलिंग नहीं था अपना पॉइंट ऑफ व्यू देने के लिए कि वो कितने प्रिपेयर्ड हैं कराची को डिजास्टर से बचाने के लिए, क्योंकि यहाँ पर 32.4 मिलीमीटर बारिश हुई थी 29 जून को, और अभी तक उसके असरात हमें नज़र आ रहे हैं कि पूरा सिस्टम जो है वो कोलैप्स कर गया था। कोई रेजिस्टेंस हमें किसी इदारे ने वो क्रिएट नहीं की ताकि आम बंदे को किसी हद तक वो प्रोटेक्ट कर सकें। तो केएमसी का नया डिपार्टमेंट किस हद तक इफेक्टिव होगा आने वाले दिनों में, हमें ये तमाम चीज़ें बेहतर तौर पर नजर आएंगी। इस टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक, और उस ब्रेक से आने के बाद हम मेट ऑफिस चलेंगे और उनसे पूछेंगे कि उनके जो अर्ली वार्निंग सिस्टम है
वो किस हद तक तगड़े हैं और वो कितनी सपोर्ट करते हैं पीडीएमए को या केएमसी के इस डिजास्टर मैनेजमेंट के इदारे को। बड़ा इशू है क्योंकि इस शहर को हमने प्रोटेक्ट करना है। हमारे इदारे अगर तगड़े होंगे तो इस शहर के जो बासी हैं वो बेहतर तौर पर अपनी डे टू डे एक्टिविटीज़ जो हैं वो कर सकेंगे, अपनी ज़िंदगियों में किसी हद तक सुकून ला सकेंगे। तो सुकून कौन लाएगा? हमारे इदारे। और इदारे कब काम करेंगे? जब पीछे पॉलिसी और विजन होगा। इट्स टाइम फॉर अ शॉर्ट ब्रेक के जो कि अभी रिसेंटली बना है उनके सीनियर डायरेक्टर के साथ, और ये एक नया डिपार्टमेंट है और ये अब ओवरऑल देखेगा कि कराची में जो डिज़ास्टर की डिफरेंट जो एक्टिविटीज़ हैं, जो साइंटिफिक अप्रोच है उसके तहत कराची के बदलते डायनामिक्स को मद्देनज़र रखते हुए बेहतर तौर पर एक एजेंडा बनाया जाए और उसको इम्प्लीमेंट किया जाए, जो कि फ़िलहाल ऐसा हमें नज़र नहीं आ रहा। बहरहाल लेट्स सी कि आगे आने वाले दिनों में किस तरह की सिचुएशन पैदा होती हुई हमें नज़र आती है। जो ओवरऑल जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का, वो माजरत के साथ हमें नज़र नहीं आया। 2.5 अरब रुपए इस दफ़ा बजट में रखे गए प्रोविंशियल डिज़ास्टर मैनेजमेंट के लिए, लेकिन कोई एक्टिविटी उनकी जानिब से अभी किक स्टार्ट भी नहीं हुई। 2014 में उन्होंने कहा था कि रेस्क्यू 1122 वो स्टार्ट करेंगे, लेकिन अभी तक वो तमाम चीज़ें ऑन पेपर हैं। रिजल्टेंटली जो आम बंदा है उसकी कीमत अदा कर रहा है। और अभी रिसेंटली जो हालिया बारिशें हुई हैं 29 जून की एवरेज कोई 32.4 मिलीमीटर बारिश हुई कराची में, लेकिन हमने देखा कि उसका इम्पैक्ट डेविस्टेटिंग था क्योंकि उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए हमारा निज़ाम कहीं हमें नज़र नहीं आया। तो कराची जो है वो तारीकी और पानी में डूब गया। सो सिविक इदारे और डिज़ास्टर मैनेजमेंट के इदारे अगर तगड़े होंगे तो तभी जाकर ये जो निज़ाम है किसी हद तक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा उस डिज़ास्टर और अवाम के दरमियान, ताकि उसके नुकसानात को किसी हद तक कम किया जा सके। इस वक्त मैं मौजूद हूँ कराची मेट ऑफिस में और जो चीफ मेट हैं कराची के वो हमारे साथ मौजूद हैं जनाब अब्दुल रशीद साहब। उनसे हम पूछेंगे कि रिसेंट जो फोरकास्टिंग थी कि मंगल से बारिशें होंगी कराची में, ऐसा नहीं हुआ, तो ऐसा क्यों नहीं हुआ? क्या फोरकास्टिंग बेहतर नहीं थी? इस हवाले से उन पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म भी किया जा रहा है, लेकिन उसके साथ जो ओवरऑल जो निज़ाम में और सिस्टम के अंदर जो चीज़ें हैं जो तेज़ी से जो बदल रही हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जो इफ़ेक्ट्स हैं और इसके अलावा दूसरे तमाम असरात हैं, उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ रहा है और हम किस हद तक तैयार हैं और कितनी हमारी तैयारी है अर्ली वार्निंग सिस्टम से लेकर और ऑन ग्राउंड हमारी लोकल लेवल पर जो स्ट्रैटेजिक फ्रेमवर्क है उसकी इम्प्लीमेंटेशन तक। ये पूरा जो गैप है, पूरा जो निज़ाम है, पूरा जो प्रोसेस है, ये कहाँ खड़ा है? जनाब अब्दुल रशीद साहब से पूछते हैं। सर अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया। कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं सर? ये क्या हुआ? ये मंगल को बारिशें होनी थी और इस हवाले से फोरकास्ट आपकी आई थी कि तूफ़ानी बारिशें होनी है, लेकिन बारिशें नहीं हुई, क्या वजह है? थोड़ा सा रोल मीडिया का पॉजिटिव होना चाहिए। तनकीद हो लेकिन तामीरी हो, मतलब आप ये तनकीद बराए तनकीद करें कि आपको मौका मिल गया। देखिए हमारा काम तो वैसे भी बहुत मुश्किल है, बारिश का बताना कि इम्कान ज़ाहिर करना, कन्फर्म कर लें। लेकिन अगर गलत हो भी गई है, मैंने आपसे बर्स किया कि हमारी नहीं है, वो दुनिया के बेशतर ममालिक में फोरकास्ट है, फोरकास्ट इम्कान ज़ाहिर किया नहीं हुई, गलत हो जाती है। लेकिन इस सूरत में आप इस तरह से तनकीद अगर आप करेंगे तो फिर हम तामीरी काम हम भी नहीं कर सकते। चलाने की वजह से पैनिक तो उससे फैला जिसने सोशल मीडिया ने कहा कि 150 मिलीमीटर बारिश हो जाएगी, जिसने कहा तूफानी बारिशें होंगी, जिसने कहा कि जनाब अली 100 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से हवा चलेगी, जबकि हमने मेट डिपार्टमेंट ने ऐसा कुछ नहीं कहा था। लेकिन सर इसमें एक मेरी ओपिनियन ये है कि अगर क्योंकि सोशल मीडिया आजकल बहुत एक्टिव है और मेन स्ट्रीम मीडिया पे जो खबरें आ रही हैं उसमें बहुत सारा हिस्सा सोशल मीडिया का भी है, तो क्या ऐसा मुमकिन नहीं कि आपका मेट डिपार्टमेंट उसको रिस्पॉन्ड करने के लिए सोशल मीडिया पे भी अपना जो पॉइंट ऑफ व्यू है मौक़िफ़ दे, ताकि उसको फिजल आउट किया जाए, उसको बैलेंस किया जाए? कौन सा क्या मॉनसून खत्म हो गया? क्या बात तो इसका मतलब है सर कि अभी इस स्पेल की बारिशें अभी कराची में नहीं होंगी? की बारिशें खत्म हो गई, अब नहीं होंगी, नहीं होंगी, ये स्पेल निकल गया। हाँ, लेकिन मॉनसून अभी बाकी है। मॉनसून 15 सितंबर तक हमारे साथ है। अभी ऐसे बहुत सारे स्पेल आएंगे, बहुत सारे सिस्टम बनेंगे, हमारी तरफ मूव करेंगे, हमें बाद में बारिश देंगे, जुलाई में भी, अगस्त में भी, सितंबर में भी। 15 सितंबर तक सिस्टम आते जाते रहेंगे। कभी ड्राई सीजन आ जाएगा, कभी बूंदाबांदी लाइट रेन हो जाएगी, कभी गर्म चमक साथ बारिश का सीजन मौसम आ जाएगा, स्पेल आ जाएगा बीच में, तो ये चलता रहेगा सिलसिला, कोई ऐसी परेशानी की बात नहीं है। हाँ, ये है कि तामीरी तनकीद रखी जाए और हमारी मजबूरियों को और हमारी जो लिमिटेशंस हैं उनको भी नजर। पॉइंट टेकन सर, पॉइंट टेकन। जिन्होंने रिस्पॉन्ड करना है, चाहे पीडीएमए है, चाहे कमिश्नर का ऑफिस है या दूसरे इदारे हैं,
तो उन्होंने तो रिस्पॉन्ड नहीं किया। नहीं किया, मैं आपकी उन्होंने राय से- रिस्पॉन्ड नहीं किया। कोई हमें शहर में कोई ऐसी एक्टिविटीज नजर नहीं ये आई। अब आप बेहतर समझते होंगे, लेकिन चीफ मिनिस्टर ने, कायम अली शाह साहब ने मीटिंग बुलाई अपने इसमें चीफ मिनिस्टर हाउस में, और मेट डिपार्टमेंट को मैंने रिप्रेजेंट किया। वहाँ पर डीजी भी थे, वहाँ पर कमिश्नर कराची भी थे, वहाँ पर एडमिनिस्ट्रेटर कराची भी थे, सारे बैठे थे, बहुत सारे डिप्टी कमिश्नर लोग भी मौजूद थे। और वहाँ पर ये बात कही कि मेट ऑफिस ने फुरका से आप लोगों की क्या तैयारियाँ, तो उन्होंने जो कायम अली शाह साहब ने सबसे उनकी तैयारियों का हाल पूछा, उनको पूछा कि जी आपको क्या चीज़ चाहिए, कि हमारे पास मोटर हैं, हमारे पास जनरेटर हैं, हमने वाटर पम्प डिप्यूट कर दिए, डिप्लॉय कर दिए हैं, तो मेरे ख्याल में तैयारी थी। अब ये दूसरी बात है कि शहर में आपको नजर है, मैंने शहर को घूम फिर के तो नहीं देखा। सर कई दफ़ा अक्सर ऐसा होता है कि जब भी आपकी तरफ से, क्योंकि आपका काम है फोरकास्ट करना और इन्फॉर्म करना, आपका बाकी कोई और काम नहीं है आईनी तौर पर, तो सर बाकी इदारों के बाद जब भी आप फोरकास्ट करते हैं तो सीएम साहब या कमिश्नर साहब जो हैं वो मीटिंग करते हैं और उसके बाद अल्लाह अल्लाह खैर सलाह, प्रैक्टिकली ऑन ग्राउंड हमें कोई बेहतर तौर पर इस तमाम सिस्टम के अंदर रहते हुए रेजिस्टेंस के लिए कोई ऐसा काम हमें नज़र नहीं आता कि आम बंदा फील करे कि यस यार मेरे लिए कुछ सपोर्ट करने के लिए कोई इदारा मौजूद है। तो पॉइंट ये है कि यहाँ पर हमें प्रैक्टिकली काम होता नज़र नहीं आया। ये आप बेहतर समझते हैं, अगर आपने शहर को घूम फिर के देखा है कि कहाँ क्या क्या काम हुआ। मैं तो नहीं, मैं अपने ऑफिस में होता हूँ या दूसरे ऑफिस चला जाता हूँ, लेकिन ये कि इतना मैं ज़रूर कहूँगा कि हम तमाम इदारों में कोऑर्डिनेशन था, हमने सबको बता रखा था, उनसे राब्ते में थे। अब मैंने अपना काम किया, हुई बारिश ना हुई एक अलग केस है, बाकी इदारों ने क्या क्या काम किया ये वो बेहतर। फेयर एनफ। सर आगे चलते हैं। सर ये इतना तेज़ी से जो ओवरऑल तमाम जो निज़ाम है ग्लोबल वार्मिंग का वो चेंज हो रहा है, उसकी बुनियादी वजह क्या है कि ज़लज़ले आ रहे हैं, बारिशें हो रही हैं, अभी चतराल में जो बारिशें जा रही हैं कोई 40 से ज़्यादा अमवात भी हो चुकी हैं, बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका है, तो इतनी तेज़ी से क्या वजह है? नहीं देखिए, तो हमारा मानसून पीरियड है और चित्राल की तरफ वहाँ दूसरी वजूहत भी हैं। आपने सुना होगा कि वो लेक बस्ट हो जाती है, जो हमारी ग्लेशियर्स के ऊपर होती हैं, बनी हुई बने लेक, वो एक अलग तरीका है पानी आ जाने का, और जो अर्बन फ्लडिंग है वो एक अलग तरीका है, बारिश अलग है। मसला ये है, जो अभी आपने ग्लोबल वार्मिंग की बात की, वो एक अलग इशू है क्लाइमेट चेंज के हवाले से, पूरी दुनिया भी काम कर रही है और तमाम इशू उठे हुए हैं। आपने अपने कुर्राए अर्ज़ को हद से ज़्यादा गर्म कर दिया है ना। आपने कार्बन डाइऑक्साइड गैस का बेतहाशा अखराज किया है, जिसने आपके एटमॉस्फेयर में ऊपर जाके एक लेयर बना ली है। अब जब वो ज़मीन ठंडा होने की कोशिश करती है रेडिएशन इमिट करके, तो वो उसको एब्रप्ट करते हैं, उसको इंटरप्ट करते हैं और फिर उसको वापस रिफ्लेक्शन कर देते हैं, ज़मीन की तरफ भेज देते हैं, तो अपनी ज़मीन जो है ऐसा ऐसा गर्म होना शुरू हो गई। सवाल ये है कि अभी भी आप अगर ये गैसेस के अखराज में कमी करें, जिसे आप ग्रीन हाउस गैसेस कहते हैं, तो कई बरसों के बाद आपको उसका फल मिलेगा खाने को, कि आपका पूरा ठंडा होना शुरू हो जाए। अभी तो हमारी कौम में दुनिया भर की इस बात पे इत्तेफाक राय नहीं कर पाएंगे कि हमें कमी कितनी करनी है और करनी भी कि नहीं करनी, इसलिए वो तैयार नहीं है करने के लिए। बहुत सारे ममालिक उन पर जिक्र पड़ती है कि उनकी पैदावार मुतासिर होती है, उनके ज़राए आमदनी मुतासिर होते हैं। वो तो आप दुरुस्त कह रहे हैं कि सैलाबों और इन तमाम ज़लज़लों के अगेंस्ट कोई हमें अच्छी कोई तगड़ी पॉलिसी भी नज़र नहीं आई, वो आपकी बात दुरुस्त है। तो ये जो तेज़ी से ये फ्रीक्वेंटली जो ग्लोबल वार्मिंग के जो असरात जो चेंज हो रहे हैं, उसका इम्पैक्ट जो आम बंदे पर पड़ रहा है, उसके वाले से प्रैक्टिकली क्या करना चाहिए? प्रैक्टिकली हमें ये करना चाहिए, एक तो देखिए कुछ तो लॉन्ग टर्म काम है कि आपने गैसों के अखराज में कमी करनी चाहिए। आइंदा के लिए आपने कुछ ऐसी जगह, आपने देखा सीएनजी रिक्शा आ गए, पहले रिक्शे वो होते थे जो बहुत काला काला धुआं फेंकते, सफेद काला धुआं फेंकते, तो कार्बन का इजाफा होता था। आपने देखा था पहले कि फ्रिज जो थी वो आपने अगर डिब्बे कार्टन मुलाजा किए हो फ्रिज के, डीप फ्रीजर के, एसी के, तो अब लिखा होता है ग्रीन गैस, पहले ये लिखा हुआ नहीं होता था। क्योंकि वो गैस जो पुराने फ्रिज में एसी में इस्तेमाल होती थी, वो जब रिलीज़ होती थी तो वो आपके ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाती थी। जब साइंटिस्ट ने ये देखा कि नुकसान पहुंचा रही है ओजोन लेयर को, तो उन्होंने उस गैस को तब्दील कर दिया। अब ये जो है ये माहौल फ्रेंडली गैस है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस, इसमें ग्रीन गैस कहते हैं, ये नुकसान नहीं पहुंचाती। रिक्शे आपने उससे लिया सीएनजी, तो अब ये कि एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड का इजाफा आपने कम किया। तो आम आदमी, ये तो गवर्नमेंट भी करे, हम भी करें, जो आम आदमी के हवाले से आपकी बात है वो ये है कि हम पेड़ तो लगा सकते हैं, दरख्त तो लगा सकते हैं। हमारे यहाँ तो कराची में तो आप अगर देखें तो दरख्त तो है ही नहीं, बहुत कम रह गए। और अगर आप इस्लामाबाद लाहौर से जाए तो आपको बहुत ज़्यादा ग्रीनरी मिलती है ना। लेकिन आपको दरख्त लगाने चाहिए। अब फिर सवाल यहाँ पैदा ये होता है कि पानी नहीं है पीने को, तो आप दरख्तों को पानी कहाँ से देंगे? हैं? अच्छा ठीक है जी, मीठे का पानी, साफ पानी, बहुत सारी चीजें इंटरकनेक्टेड है। तो हमें ग्लोबल वार्मिंग को कम करने के लिए हमें अपने माहौल को बेहतर बनाना होगा, कार्बन डाइऑक्साइड गैस के इखराज में कमी करनी होगी, दरख्त लगाने होंगे, दरख्त थोड़े बहुत नहीं, बेतहाशा ज़्यादा। इसके अलावा जो हमारी फैक्ट्रियां हैं, जो
जो सॉलिड वेस्ट जो हमारे सिस्टम जी। के अंदर फेंक रही है, जी, पानी जी, भी और जी। ख़राब कर रही है और बाकी तमाम चीज़ें। अभी रिसेंटली एक रिपोर्ट आई थी वर्ल्ड बैंक की कि सिंध के अंदर जो सॉलिड वेस्ट जो है वो प्रोड्यूस किया जा रहा है तमाम फैक्ट्रियों और इसके अलावा दूसरे तमाम कारखानों की जाने से, उससे 10% जीडीपी, सिंध की जीडीपी मुतासर हो रही है। तो पॉइंट ये है कि इसका बहुत होलिस्टिक अप्रोच और स्ट्रैटेजी हमें बनाने की जरूरत है। तो अब आप क्या समझते हैं कि आपकी जाने से जो फोरकास्टिंग हो रही है उसके अगेंस्ट कोई रिस्पांस इदारों का कोई बेहतर हुआ है या वही खाना पूरी है, कागजी कार्रवाई है? नहीं, मैं महसूस करता हूँ कि अच्छा रिस्पांस है। कम से कम ये है कि जो इदारे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जिनकी कोऑर्डिनेशन की आपस में, फॉर एग्जांपल अगर हम बारिश की बात करें, हीट वेव की बात करें, तो पीडीएम में, एनडीएम में, पाकिस्तान मेट डिपार्टमेंट, सिटी गवर्नमेंट, कमिश्नर ऑफिस, इनमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है लेजन की, आपस में एक दूसरे से रब्ता रखने की, वो है। इवन हम कमिश्नर कराची से भी डायरेक्ट बात कर लेते हैं, उनके ऑफिस में डीजीपीडीएम में से भी कल परसों मेरी बात होती रही। तो उसमें यह है कि कोई ऐसी बात अगर इवेंट आने वाला हो तो हम एक दूसरे से राब्ते में हैं। एक दूसरे से राब्ते में होने की वजह से डिजास्टर में उससे होने वाले नुकसान में कमी ज़रूर आ जाएगी, बेशक हम उसे रोक ना सकें। आपको पता है कुदरती आफत को रोका नहीं जा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि इसकी वक्त पे फोरकास्ट कर ली जाए, अगर इंतजामात कर लिए जाए तो फिर उससे होने वाले नुकसान में कमी ज़रूर लाई जा सकती है। ठीक, वो हम लाने की कोशिश ठीक है। तो अब आगे फ्यूचर में आप कैसे देख रहे हैं कि अगली जो आने वाली जो मानसून की बारिशें वो इसी तरह कुछ खतरनाक होंगी या उस स्पेल में किसी हद तक जो है वो कमी हो सकती है, ताकि कराची के शहरी एटलीस्ट कम से कम इस पैनिक से दोबारा ना गुजरे? नहीं, देखिए, पैनिक से गुजरने की जरूरत तो अभी भी नहीं थी। मैं नहीं समझता, कराची में बारिशें बहुत अरसे से काफ़ी कम हो गई। इस साल तो अभी आपको जून में अर्ली यानी कि बिफोर मानसून ही, प्री मानसून में आपको अच्छी बारिश मिली है देखने को, और उससे थोड़ी सी उम्मीद बंधी थी कल परसों, वो हमारी पूरी नहीं हो सकी। लेकिन आप देखिए कराची में क्लाउड तो थे, आसमान ओवरकास्ट तो था, लेकिन ये कि नहीं बरसे, कमजोर थे, वीक थे, नहीं बरस पाए, कोई बात नहीं, आगे निकल गए और इसी तरह से समुद्र की तरफ चले गए। लेकिन आइंदा हम उम्मीद रखते हैं कि शायद बारिश हो। रशीद साहब, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, हमारे साथ मौजूद थे चीफ मेट कराची और उनका पॉइंट ऑफ व्यू हमने लिया और बड़ा ज़रूरी था, क्योंकि इस बार पीर और मंगल के बाद से इस वाले से खबरें आई थी कि तूफ़ानी बारिशें होंगी, 100-150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से यहाँ पर तूफ़ानी बारिशें होंगी, गरज चमक होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था। और रशीद साहब ने बताया कि ये सोशल मीडिया से खबरें चली और बग़ैर कंफर्मेशन के गैर जिम्मेदारी का मुजाहरा किया कुछ मीडिया चैनल्स ने, और उसकी वजह से इम्पेक्ट पड़ा और कराची के आम शहरी जो है वो पैनिक का शिकार हुए। लेकिन हकीकत ये है, जैसे कि रशीद साहब ने बताया, कि ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने सिर्फ गरज चमक की बात की थी, तूफ़ानी बारिशों या 100 किलोमीटर और 150 किलोमीटर फी घंटा की रफ्तार से बारिशों के स्पेल के वाले से कोई बात नहीं की। बहरहाल पॉइंट ये है कि चैनल्स को भी जिम्मेदारी का मुजाहरा करना चाहिए, खबर को कंफर्म करना चाहिए, और उसके साथ साथ बुनियादी बात ये भी है कि जो डिज़ास्टर मैनेजमेंट की जो स्ट्रैटेजी है तमाम इदारों को पूरे सिस्टम के अंदर रहते हुए जो बनानी है, चाहे ख़बर गलत हो चाहे ख़बर सही हो, वो ज़रूर बनानी है, ताकि आम बंदे के जो मसाइल हैं वो मज़ीद जो हैं वो कॉम्प्लेक्स ना हो। पिछली जो बारिश थी 29 जून की, उसकी वजह से इतना डेवस्टेटिंग इम्पैक्ट पड़ा कि बहुत सारे कराची के इलाकों में अभी भी पानी खड़ा है, वहाँ पर बिजली नहीं है, तो आम बंदा अभी भी उस जहमत को फेस कर रहा है जो कि हमारे इदारे और हमारे निज़ाम ने दी है। बाराने रहमत से वो ज़्यादा मुस्तफ़ीद हो सकते थे, लेकिन निज़ाम ने अच्छी तरह रिस्पॉन्ड नहीं किया, इस वजह से मसाइल बड़े हैं। सो इंस्टीट्यूशनल लीगल फ्रेमवर्क, वल्नरेबिलिटी असेसमेंट, इसके साथ जो ट्रेनिंग है, जो अवेयरनेस है और जो कम्युनिटी लेवल जो प्रोग्राम्स हैं और कैपेसिटी बिल्डिंग, ये इदारों ने करना है एक कोऑर्डिनेशन के साथ, तभी जाकर हमारा निज़ाम किसी हद तक रिस्पॉन्ड कर पाएगा। सो लास्ट में ख़बर ये दी रशीद साहब ने कि अब मानसून की इस सीज़न की इस स्पेल की बारिशें अभी नहीं हैं, मानसून 15 सितंबर तक है, तो आगे आने वाले दिनों में मज़ीद बारिशें हो सकती हैं। हमारी तरफ से ये कुछ, आदिल जिलानी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।